हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आज जो सॉल्यूशन होने वाला है वो यूपी टेट का मैथ्स के पेपर का, और वो भी 2018 का। इसी तरीके से हम सारे सन का पेपर लेंगे 2011 से लेकर 2020 तक। जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए सारे पेपरों का सॉल्यूशन एक सरल ढंग से आपके सामने बताएंगे। देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि इंग्लिश में अभी आप देख सकते हैं, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त के बिंदु ए को स्पर्श करता है। तो सर्किल का एक पॉइंट है ए, उसको स्पर्श कर रहा है पी ए क्यू, तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले कंडीशन समझिए, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होगा, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होगा, उसके आमने सामने के कोण, छोटी छोटी बातें हैं बताते चलेंगे साथ में। आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया है, एंगल ए बी सी, ए बी सी, यानी हमसे जो पूछा गया वो एंगल बी पूछा गया है। एंगल बी अगर हमसे पूछा गया और एक कोण दिया है सी ए क्यू, सी ए क्यू, तो कितना दिया है सी ए क्यू? 70। अब एक बात बताइए, आपको एक एंगल दिया है 70, एंगल बी पूछा है, या तो हमको एंगल डी मिल जाए या तो हमको एंगल बी मिल जाए। अगर डी मिलता है तो हम बी ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एक थ्योरम और लग रही है, वो देखते हैं क्या। बहुत अच्छी थ्योरम है, आपको पेपर में मिल सकती है फिर से। एक अगर स्पर्श रेखा है, कोई भी स्पर्श रेखा, अगर उस स्पर्श रेखा और उस जीवा के बीच में कोई भी एंगल बनता है, वो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में कोई भी एंगल बनता है, उस जीवा से परिधि पर, उस जीवा से परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जीवा, कॉर्ड और टेंजेंट, स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा, उसी कॉर्ड से, उसी जीवा से, उसके परिधि पर कहीं पर भी, जरूरी नहीं एक ही तरफ, परिधि पर कहीं भी होगा वही थीटा कोण बनेगा। तो यहाँ पर एक कॉर्ड क्या है, एसी, एसी अगर कॉर्ड है, एसी कॉर्ड, एसी कॉर्ड, और ये जीवा के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 70। तो इसी कॉर्ड से एक हमारा ट्रायंगल बना है डी सी ए। तो ए भी कितना हो जाएगा, 70। अगर ए 70 हो जाएगा तो इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये आपका सुपर एस टेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं क्या लिखा है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो जनरल सी बात है कि आपसे कहा गया है आपका 8 पेन का सीपी 6 पेन के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 6/8। काट दीजिए 3/4, 3/4। तो सीपी कितना है, 3, एसपी कितना है, 4, प्रॉफिट कितने का है,
1 का, और प्रॉफिट होता किस पे है, CP पर। तो 1/3 की वैल्यू होती है परसेंट में 33/1/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, या आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए 1/3 गुणा 100, तब भी आंसर यही आएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा 33/1/3%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कहा गया है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। नहीं पूछा है, ध्यान रखना। अब देखो, या तो आप इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो इनका बेस कितना है, 5 5। बड़े आराम से समझना। हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, इसका बेस कितना है, 10। आप दशमलव सब लोगों ने बताया होगा, थोड़ा अलग से इस बात को समझिए। अगर यहाँ पर बेस 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए आप इसमें 2 से गुणा करोगे, इसमें भी 2 से गुणा करोगे, इसमें भी 2 से गुणा करोगे, और इसमें भी 2 से गुणा करोगे। तो हमने देखा ये जो नंबर है वो बन गया 6/10, ये बन गया 8/10। तो 6/10 और 8/10 के बीच में क्या 7/10 आता है, आता है। तो ये तो परमेय संख्या नहीं है जो इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है, तो आपका ए आंसर तो नहीं होगा। अब यहीं पर दूसरी बात अब समझते हैं, ओरल क्या था, 3/5 और 4/5। तो यहाँ पर बेस कितना है, 30। तो हमने इसको 30 बनाया, इसको 30 बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, 18, और ये कितना बन जाएगा, 24। क्या 18 और 24 के बीच में 19 आता है, आता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर तो चेक करने में थोड़ी समस्या है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। ये भी 30 है, 30 है, तो इसका मतलब है इसको भी 6 से गुणा किया गया, तो फिर यही 18 और 24 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या लिखा है, 16 ना, 18 24 के बीच में नहीं है, यानी उसके बाहर है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4। आप इसको भी चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। आपका नंबर है 2/3। अब यहाँ पर आपका नंबर कितना है, यहाँ पर आपका नंबर है 5, यहाँ पर आपका नंबर है 5, और यहाँ पर आपका नंबर है 3। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर 15 बना लें। तो 15 बनाओगे तो 5 से गुणा होगा, 5 से यहाँ भी 10/15 हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन हम आपको सॉल्व करके ये दिखाना चाहते हैं ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 10/15, तो इसको तो 15 बनाया जा सकता है, तो ये कितना बन जाएगा, 9, और ये कितना बन जाएगा, 12। क्या 9 और 12 के बीच में 10 नहीं आता, आता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, कि बोला गया 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर का मूल्य 92 रुपये है, तथा 8 पेंसिल प्लस 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 24 पेन का मूल्य क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमसे पेन के बारे में कोई दूसरी इक्वेशन में बात नहीं की गई है, बात जो की गई है वो यहाँ तक की गई है। आप देख रहे हैं कि पेंसिल में कितने का गुणा हुआ है, 4 का। रबर में भी कितने का गुणा हुआ है, 4 का। मतलब जो चीज़ें हैं वो 4 गुना हुई हैं। तो क्या हम इसको 2 बना सकते हैं, बिल्कुल।
आप कहेंगे सर 4 से भाग दे दीजिए, 2 बन जाएगा। इसको हम 4 बनाएंगे तो 4 से इसको डिवाइड कर दिए, 4 से इसको डिवाइड किए, 4 से इसको डिवाइड किए, तो इसको भी किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो हमने देखा 2 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य कितना है? 17। तो यही बात तो यहाँ लिखी है, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 17 रुपये है, तो 3 पेन का मूल्य निकल आएगा। तो क्या निकल के आएगा? 3 पेन इज इक्वल टू 92 में से आप 17 घटा दीजिए तो 82 और ये हो जाएगा 75। तो एक पेन का मूल्य आ गया आपका 25। आपसे पूछा कितने पेनों का मूल्य गया? 24 का। तो आपको बताया गया था 24 गुणा 25, और आपको इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है। या तो आप कर लीजिए 24 का स्क्वायर प्लस 24, या आप कर लीजिए 25 का स्क्वायर माइनस 25, और ये होता है 600। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 600। बड़ा आसान क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, अगले दिन उसका सॉल्यूशन फिर से अच्छे तरीके से समझा के डाल दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जहाँ समस्या हो वहाँ आप पूछ सकते हैं। लिखा गया है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, तो पूछा है नहीं कर सकते। तो एक बात ध्यान रखना कि जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 एंगल होते हैं और 3 साइडें होती हैं, और तीनों एंगलों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब कहा गया है कि 2 भुजा और उनके मध्य का कोण, 2 भुजा और उनके मध्य का कोण दिया होगा, तो आप तीसरी भुजा जान सकते हैं। बिल्कुल, केवल तीनों भुजाएं दी हों। आपने कभी अगर पटरी और प्रकाल की सहायता से आपने अगर कभी बनाया होगा ट्रायंगल, तो तीनों साइडों की माप दी होती थी और आप एक ट्रायंगल का तैयार कर लेते थे। तो इससे भी बन जाएगा। 2 कोण एक भुजा दी हो, बिल्कुल 2 कोण एक भुजा से भी बन जाएगा। लेकिन केवल 3 कोण दिए हों, तो एक बात समझिए, अगर केवल तीनों कोण दिए हों तो आप डिसाइड नहीं कर सकते किस भुजा के बीच का कौन सा कोण है, कौन सा नहीं। तो इस बात से आप डिफाइन नहीं कर सकते। ओनली 3 एंगल दिए हों तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। चलते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 50% और 20% की वृद्धि कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? कोई भी आयताकार होगा और उसका एरिया डिपेंड करता है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई पर। तो कोई भी एरिया, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने % होती है? आप कहेंगे सर 100% होती है। आपने कहा उसकी लंबाई में बढ़ोतरी की गई 50% की और चौड़ाई में बढ़ोतरी की गई 20% की। तो आपने कहा सर लंबाई में अगर 50% की बढ़ोतरी की गई तो हो गई 150%, और उस पर भी 20% और बढ़ाया गया, और 20% अगर इसका बढ़ाएंगे हम लोग तो 30 बढ़ जाएगा, और 150 से कितना हो जाएगा? 180%। तो पूछा गया उसके क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि हो जाएगी? तो कितने गुना बढ़ जाएगा? 100 से 180, तो 180/100 इतने गुना बढ़ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 4/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 सही 4/5 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में मिलते हैं। हम लोग कई तरीक़ों से लगाते हैं। जैसे एक फार्मूला लगाते होंगे आप, +-a +-b +-ab/100। तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में आप इसको भी लगाएंगे तब भी आंसर पा जाएंगे, लेकिन आप अगर ऐसे लगाते हैं तो कोई भी सवाल होगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। अगर हम क्वेश्चन नंबर 97 को देखें
तो 97 की अगर हम बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में पैमाने में ताप क्या होगा? तो आप एक फार्मूला याद रख लीजिए। फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, जहाँ पर आप देख सकते हैं C को सेंटीग्रेड, F को फ़ारेनहाइट। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक तरीके से आप देख सकते हैं, क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। तो यहाँ पे C का मान कितना है, 9 इंटू 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 से डायरेक्ट हम काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 चौको 20, 9 का गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36, कैरी 3, 9 7 63, 3 66 इज इक्वल टू F माइनस 32, और F माइनस 32 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 66.6 प्लस 32 इज इक्वल टू, आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, जोड़ दीजिए 0.689। ये हमारा आंसर हो गया 98.6। आप देख सकते हैं 98.6 कहीं दिया है, ये दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं और हम इनकी वैल्यू देख के ऐसे घबरा जाते हैं जैसे बहुत कठिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सरल है। जैसा लेवल है पेपर का बहुत अच्छा है, आपको इसको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसमें क्या दिया होता है, पहले एक इक्वेशन का मान दिया होता है और आपसे फिर दूसरी इक्वेशन का मान पूछते हैं। तो आपसे पूछा गया है 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 0.99 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11/100 का होल स्क्वायर प्लस 22/100 का होल स्क्वायर प्लस 99/100 का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 70, 88 और 99 सारे मल्टीपल 11 के हैं। और जब सारे मल्टीपल 11 के हैं, नीचे सब में बराबर बेस है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? आप कहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 11/100 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 11/100 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 और 2 4 यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लास्ट में चला जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, ये जो मान निकल के आया, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 285। तो 285 इंटू 11/1000। इसके पिछली वाली क्लास में हमने आपसे 11 का मल्टीप्लाई करने को सिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए इन लोगों ने नहीं सीखा था। 285 इंटू 11, तो हमने कहा था 5 को जैसा है वैसा लिख दो, 2 को जैसा है वैसा लिख दो। 8 5 13 की 3 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11। तो 11 और यहाँ पर 1 हासिल जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 31 35।
अब इसमें एक बार और 11 का गुणा करना है, फिर वही कर दीजिए 5 3 5 3 8 3 और 1 4 3 और 1 4। कितने अंक पहले दशमलव लग जाएगा? 4 अंक, 1 2 3 4। तो ये हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 3.4485, 3.4485। यही हमारा आंसर हो गया। और आंसर नंबर क्या हो गया? 1। आंसर नंबर क्या हो गया? 1। इसमें कोई समस्या आई हो तो आप 2-3 बार देखिए, आराम से समझ में आएगा। और ये वाला ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई ऐसी चीज़ है, अगर आपको समझ में आ गई, नहीं तो यहीं पर अभी आप 11 का स्क्वायर डायरेक्ट 121 लिख देते तो आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी समस्या होती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहा गया एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 1 से 2 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। कितने वर्षों में यह राशि ब्याज की 3 गुनी हो जाएगी? उसी ब्याज की 3 गुनी हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ने में कितना साल लग गया? 10 साल। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है, हमेशा ही इतना लगेगा। फिर से 1 बढ़ना है तो कितना साल लगेगा? 10 साल। तो 1 से 3 होने में कितना साल लग गया हमारा? 20 साल। यही हमारा आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कोई बात अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट के तौर पे हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोगों का क्या होता है कि मेंसुरेशन चैप्टर बहुत कठिन लगता है या बहुत सवाल लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़िए उसको, फार्मूले सारे याद हों, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन है। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंदर 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो अगर खेल का मैदान बना हुआ है तो आप देख सकते हैं खेल का मैदान है, और जिसके बारे में आपको कहा गया है कि उसका सिर्फ आपको क्या पता है? डायामीटर, व्यास पता है, डायामीटर पता है आपको। अगर डायामीटर पता है तो अगर कोई भी स्क्वायर आपने बनाया है वो सर्किल के केंद्र से होकर जाएगा, और सर्किल का केंद्र ए रेडियस होती है और ए भी रेडियस। अगर 2 रेडियसों को मिला दिया जाए तो डायामीटर व्यास बन जाता है, और यही व्यास कितना दिया है आपको? 80। अच्छा एक बात बताइए, जो इस सर्किल का डायामीटर है क्या वही इस स्क्वायर का डायगोनल है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, और आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, और a√2 की वैल्यू दी है 80। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80/√2। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a आ गया 40√2। आपसे पूछा गया है खेल के मैदान का क्षेत्रफल, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, और साइड आपको दी है 40√2। तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600, √2 का होल स्क्वायर हो गया 2, तो आंसर हो गया 3200। तो हमारा आंसर हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101। एक 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण बताइए।
एग्जामिनेशन में 240 अंक प्राप्त किए इन पाई चार्ट। पाई चार्ट की बात अगर आपसे करे कोई, पाई चार्ट की बात करे तो आपको पता है अगर एक सर्किल बना है तो उसमें टोटल एंगल कितना होता है, आपने कहा 360 डिग्री। अगर टोटल एंगल 360 डिग्री होता है और उसने टोटल कितने अंकों में, 240 अंकों में, तो 360 डिग्री की वैल्यू आपको दी है 240 अंक। लेकिन उस परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 52। तो इसमें एंगल कितना बनेगा, अगर उस परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए तो 360 के साथ 52 चला जाएगा और अपॉन में 240। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काट दीजिए, 4 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। 4 से इसको काटेंगे 13 और 13 छंग कितना होता है, 78। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना सॉल्व कर पाएँ। और इसको ऐसा नहीं है कि बहुत देर में सॉल्व होगा, हाल सॉल्व हो जाएगा ऐसा। पी परसेंट 36 हो तो पी होगा। तो पी का परसेंट 36 हो तो कह रहा है कि पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर कहाँ से आया ये समझो। ये का मतलब हुआ गुणा, और का मतलब अगर गुणा हुआ तो पी में गुणा हुआ तो क्या लिखोगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 गुणा 100। तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट 36 गुणा 100। 36 का 6 बाहर आया, 100 का 10 बाहर आया, तो आंसर कितना हो गया, 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो। आपसे कहा गया है कि 2352 के जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर x, 3 की पावर y और 7 की पावर z में है। तो आप क्यों ना इस फैक्टर को इसी पावर में कन्वर्ट कर लो। तो आप इनका ले लो 2352 का एलसीएम। 2352 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। और अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक चीज़ हमें समझ में आएगी कि सबसे पहले हमें किससे भाग देना है, 2 से। तो 1 1, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, 2 रूट 16, 2 रूट 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 चौको 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू 2 की 2 में कन्वर्ट करना है, 3 में कन्वर्ट करना है और 7 में। तो अब किससे डिवाइड करें, 3 से। 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 2 बचा 3 में 27। अब 49 तो 7 का स्क्वायर होता है। तो हमने देखा, क्या देखने में मिला कि 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4, इंटू 3 की पावर कितना है, 1, इंटू 7 की पावर कितना है, 2। और यही जो मान दिया है वो हमको किसके बराबर दिया है, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z। तो x का मान कितना हो गया, 4, y का मान कितना हो गया, 1, और z का मान कितना हो गया, 2। और हमसे पूछा गया है x प्लस y प्लस z, 4 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 समभाजकों की संख्या होगी, द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर ऑफ 100 विल बी। कह रहा है कैसे डिवाइजर हो, इवन यानी समभाजक हो। तो 100 में अगर हम बात करें सम, तो 2 से कटेगा,
3 से नहीं कटेगा तो 4 से कटेगा, 5 से कटेगा लेकिन वो इवन नहीं है, 6 7 8 9 10 से कटेगा, फिर सीधा 20 से कटेगा 100, फिर सीधा 50 से कटेगा और फिर लास्ट में जाके किससे कट जाएगा 100 से। ऐसा नहीं कि और किसी से नहीं कटेगा, कटेगा 25 से भी कटेगा, लेकिन 25 हमारा कैसा नंबर है ऑड, और हमसे पूछा कैसा गया है इवन, कैसा सम। तो कितने होगा 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर कितना हो गया 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। तो देखो 15 सेंटीमीटर वाला है, अब अगर हम इसमें काटना स्टार्ट करें तो 3 1 2 3 4 5 कटेंगे, और जब 5 कटेंगे तो 5 5 के कन्वर्ट में बढ़ जाएगा, तो 5 के कन्वर्ट में कट जाएगा तो घन है तो क्यू हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 125। हमारा आंसर हो जाएगा 125। कुल कितने घन काटे जा सकते हैं 125 घन काटे जा सकते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे यूलर थ्योरम, बहुत से रूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो कहा गया है 3 की पावर 1989 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो अगर 3 की पावर 1 मानते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप आएगा, 3 की पावर 2 मानते हैं तो 2 का गैप आएगा। अगर 3 की पावर हम 3 मान लें, अगर हम 3 की पावर 3 मानते हैं तो ये कितना बचेगा, 3 से डिवाइड कर लो, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, डिवाइड बाई किससे करना है 7 से, तो ये कितना बनेगा 27, 27 की पावर है 663 डिवाइडेड बाई 7, 7 को अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, यानी 28 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है 27, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो -1, और -1 की पावर कितना 663, और -1 का पावर 663, तो पावर अगर ऑड है तो वो संख्या माइनस में होगी तो माइनस में ही आएगी, माइनस में होगी तो माइनस में ही आएगी, और रिमाइंडर हमारा कभी भी माइनस में नहीं बचता है। तो अगर इसको प्लस करना है तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे जो भी माइनस का रिमाइंडर है माइनस कर दीजिए, और हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा 6। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ऐसे सेट करना है कि ये +1 या -1 में बन जाए। 7 से डिवाइड करने पर अगर 3 की पावर हम 1 करते और 7 से डिवाइड करते तो -4 हो जाता, 3 की पावर 2 करते तो अगर 7 से डिवाइड करते तो -2 हो जाता, उसीलिए हमने 3 की पावर 3 से किया, तो 3 की पावर 3 बना 27, और 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 मिल गया। और जैसे ही रिमाइंडर -1 मिला हमारा सवाल बहुत आसान हो गया। इसको 2-3 बार देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हमने देखा है हर बार आपके पेपर में रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो एक फार्मूला लिख लीजिए, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग = होता है 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90। तो क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या बताइए। तो अंतः कोण कितना दिया है 2160 डिग्री, 2n - 4 × 90, 0 से 0 गया, 9 से काटिए, 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 3 21, 9 चौको 36 इज इक्वल टू 2n-4। तो माइनस का 4 यहाँ आएगा तो 24 प्लस का 4 होगा तो 28 इज इक्वल टू 2n। तो 2 से 28 कटा तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 14। एक बात ध्यान रखना, जो भी फार्मूले हम बता रहे हैं वो आप याद कर लेना, पेपर में ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसा नहीं है ये फार्मूले एक ही बार, आपको कोई भी चीज़ मिले, कई सवाल दिमाग में रखने से बढ़िया है कोई एक फार्मूला दिमाग में रख लीजिए जिससे बहुत सारे सवाल लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब सवाल दिमाग में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नॉर्मल सा आसान क्वेश्चन। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, द लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर। एक दिन हम बैठ के आपको ये सारे नंबर समझा देंगे, इवन, ऑड, प्राइम, जितने भी नंबर होंगे, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, प्लस माइनस, कुछ भी हो, आप एक दिन बैठ जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल पेपर के 2-3 दिन पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें पेपर में जानते समय सारी चीज़ें याद रहें। तो हमसे पूछा गया प्राइम। अगर हम प्राइम की बात करते हैं, प्राइम वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। पहला तो 1 होगा, दूसरा जो नंबर होगा वही उसका फैक्टर होगा। जैसे कि आपने कहा 1, तो अगर 1 का 1 फैक्टर होगा तो नंबर दोनों बराबर हो गए, तो 1 तो हमारा सबसे छोटा इंटीजर, प्राइम इंटीजर नहीं हो सकता। दूसरा है 2, 1 तो ख़त्म, 0 होगा नहीं। अब 2 1 से भी कटेगा, पहला ऑप्शन मिल गया, और दूसरा वही नंबर होना चाहिए, तो 2 से भी ये कटेगा। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, प्राइम इंटीजर 2। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताइए। इवन प्राइम नंबर वो भी कितना होता है, 2। हमसे एक इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया था, इवन प्राइम नंबर बताइए 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 11 11 11 होल 1/2 प्लस 11 11 11 11 होल 1/2। क्या आप एक बात समझेंगे, होल वाली वैल्यू को अलग कर लें, कोई समस्या नहीं। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आधा है, यहाँ पर आधा, आधा आधा, तो 4 आधे मिलके क्या बनाया, 2। यहाँ पर है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। तो 2 1 3 3 2 4 5 और 6। तो यही हमें आंसर मिल गया। हमारा आंसर हो गया 1236, क्योंकि लास्ट में 6 है और किसी ऑप्शन में 6 नहीं है। लेकिन हम लोग जोड़ देते हैं 1 2 3, 1 2 और 1, आंसर हो गया 1236। काफ़ी सरल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है ए और बी, 2 संख्याएं हैं ए और बी, और अगर इस प्रकार लिखी हो तो इसका मतलब ए होता है। लेकिन उन्होंने कहा ए बी की जगह हमने लिख दिया 9 स्टार 10। इसका मतलब हुआ ए का स्क्वायर करना है, ए की जगह तो आपका 9 लिखा है, बी की जगह 10 लिखा है। अब जैसा जैसा इसमें कहा गया वैसा वैसा इन नंबरों के साथ करते जाओ। 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 10। तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 90। 100 में से 90 गया 10 और 81 में 10 जोड़ोगे तो 91 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 91। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा गया है एक्स और वाई शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो रियल नंबर।
कैसे रियल नंबर हैं? नॉन जीरो। अगर हम मान लें 1 और 2 नॉन जीरो हैं, रियल नंबर हैं, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप ये बताइए यहाँ पर कोई साइन माइनस का है? अगर साइन माइनस का नहीं है तो साइन माइनस का नहीं है तो कोई भी वैल्यू में नेगेटिव नहीं आ सकती, और नेगेटिव नहीं आ सकती तो शून्योत्तर वास्तविक संख्या रियल नंबर तो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक। ऋणात्मक होगा नहीं, किसी भी मानों के लिए शून्य आएगा नहीं, ऋणात्मक होगा नहीं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1, हमेशा धनात्मक होगा। चलते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आपकी मैथ में पूछ लिया गया तो रीजनिंग का क्वेश्चन, जब व्यक्ति मैथ पढ़ता है तो साथ साथ में रीजनिंग भी उसके जीवन का एक हिस्सा है, और हमेशा कंपटीशन में रीजनिंग का भी कुछ ना कुछ पार्ट आता है। चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन लगाना सीखना है तो कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे आप एक बार में बैठ के लगाइए। आपका कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 4 3 7, 4 और 1 5, 4 3 7 और 1 8, 8 6 14। तो टोटल ये हो गया 14, और 14 का आधा कितना होगा? 7। 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10 का आधा कितना होगा? 5। 8 7 15, 15 9 24, 24 6 30। 30 का आधा कितना होगा? 15। 6 5 11, 11 7 18, 18 4 22, और 22 का आधा कितना होगा? 11। तो हमारा आंसर हो गया 11। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या ए और बी के लिए ए बी इज इक्वल टू 125, तो बी की पावर ए इज इक्वल टू क्या? तो आप जानते हैं कि इसका क्यू है 5 का क्यू, ए का मान 5, बी का मान 3, तो बी का मान 3, ए का मान 5, और 3 की पावर 5 क्या होता है? आपको ध्यान रखना है 243। 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन काटना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सभी संख्या चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी संख्याओं से, इन सभी नंबरों से ये संख्या कटनी चाहिए, वो भी कैसी? सबसे छोटी। अब ये बताइए, इससे भी तो सब संख्याएं कटेंगी, कटेंगी कि नहीं कटेंगी? तो क्या 1007 से कटता है? क्या 107 से कटता है? तो यही एक नंबर से हमने, अगर एक ऑप्शन और बेकार सा होता तो हमारा आंसर जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड में आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 नंबर हैं दोनों एक दूसरे के डबल हैं। तो एक चीज़ दूसरे तरीके से सोचो, या तो आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, वो भी एक तरीका है, नहीं तो एलसीएम ले लो। 1 2 मल्टीप्लाई कर लो, 3 4, 2 इंटू 2 आ गया, 5 6 3 इंटू 2 आ गया, 7 8 2 4 इंटू 2 आ गया, 9 3 इंटू 3 आ गया, 10 5 2 आ गया। 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 30 और सत्ते कितना? 210। अगर 210 हो गया तो ये बताइए, क्या 210 से कोई नंबर कट रहा है? ए से डिविजिबल होगा, तो 2 से 10 से ए नंबर आपका कट रहा है, ठीक है, ए भी कट रहा है, लेकिन इन दोनों में अगर कट रहा है तो ए नंबर आपका छोटा है, और वही हमसे पूछा गया छोटा नंबर। तो आप ऐसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका आप लगा लीजिए। अब आपने कहा कि ये दोनों ऑप्शन बचे हैं, 7 से हमने चेक कर लिया,
10 से वैल्यू कट ही जाएंगी। 9 से ट्राई करते हैं। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 7, 9 8 72 कट गया। जब वो कट गया तो ये भी कट जाएगा 56 बार। 9 5 45। तो ये दोनों नंबर आपस में कटेंगे। बस अब आपको ये डिफाइन करना है कि कौन छोटा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2520 छोटा नंबर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4/8/2017 को शुक्रवार था, तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन है? यानी 62वें दिन की बात कर रहा है। 62वें दिन कौन सा दिन है? 61 दिनों के बाद, तो 62वें दिन की बात कर रहा है। तो 62 दिन बाद, तो हम देखते हैं हर एक दिन जब रिपीट करेगा, जब एक हफ्ता हो जाएगा, तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 सत्ते 56, रिमाइंडर कितने दिन आया? 6 दिन। अगर रिमाइंडर 6 दिन आया, अगर 7 दिन होता तो शुक्रवार होता, उससे एक दिन पहले की बात है तो क्या हो गया? बृहस्पतिवार। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्सडे। फ्राइडे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर 7 चाहिए था, 7 के एक दिन पहले की बात कर रहा है, तो बृहस्पतिवार हमारा आंसर हो गया। कभी भी दिन में हो तो आप कन्वर्ट कर लीजिए उसको वीक में। वीक में कन्वर्ट करोगे तो रिमाइंडर वही बचेगा जो वीक से अलग दिन है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। एक आपको फिगर दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी, एंगल वाई और एंगल है। ए बी समांतर सी डी, तो अगर ये एंगल एक्स है तो एंगल भी एक्स। तो अगर ये पूरा एंगल की बात करें तो पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो 120 ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 60। ऐसे ही यहाँ पर बात करें, ये बाई है तो ये भी बाई, और ये पूरा कितना होगा? 180। तो बाई कितना हो गया? 70। तो यही पूछा गया है, 70 - 60 = 10 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य था उसका 100, उसने बेचा 20% लाभ पर, कितने रुपए में? 390 रुपये में, इंटू 100/12। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 2500 को 100, 3 से काटिए 130 इंटू 25, 130 इंटू 25। यहाँ पर एक जीरो कैंसिल करेंगे, 0 से 0, तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगी। भूल गए थे जीरो को, कोई बात नहीं। सॉल्व करिए। 25 तिया 75, कैरी 7, 25 एकम 25, 25 7 कितना हो जाएगा? 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा 325। यही आपका आंसर हो गया 117। 118 नंबर पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो जनसंख्या थी कितनी? 60,000, हो कितनी गई? 65,000। कितना बढ़ गया? 5,000। किस पर बढ़ गया? 60,000 पर। प्रतिशत वृद्धि बतानी है तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से इसको काटिए 1/12, 1/12। प्रतिशत वृद्धि बतानी है तो गुणा 100 कर लीजिए, और नहीं 100 करना है तो 1/12 की वैल्यू आप याद रखेंगे। 1/12 की वैल्यू होती है 12 8 96, 1/3%। तो हमारा आंसर हो गया 8 सही 1/3%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 40 व्यक्ति
30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो एक चीज़ समझिए, M1 D1 T1 आपने पढ़ा होगा बचपन में W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2, जहाँ पर M नंबर ऑफ पर्सन, D नंबर ऑफ डेज, T नंबर ऑफ टाइम, W नंबर ऑफ वेजेज। तो कह रहा है कि 40 आदमी ने 30 दिनों में कितने चावल खाए, तो काम हुआ 200 चावल। कह रहा है कि कितने दिनों में, टी की बात पूछ रहा है, 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, 2 से 20 40 काटोगे तो 20 और 20 का गुणा 5 में करोगे तो T = हो जाएगा 100। कितने दिन? 100 दिन। हमारा आंसर हो गया 100 दिन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज का। एक समचतुर्भुज रोम्बस की बात किया है। किसकी बात किया है? रोम्बस। अगर हमसे रोम्बस की बात किया हुआ है तो रोम्बस ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन रोम्बस में पूछा जाता है, और अगर आपसे रोम्बस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। ठीक है। और वही आपको दिया है विकर्णों की लंबाई 16। अगर 16 है तो ए भी 8 और ए भी 8, और 12 है तो ए भी 6, ए भी 6। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इसको अगर हम बाहर बना लें इस टाइप से, तो ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, ये आपसे पूछा है, ये आपका 90 डिग्री। तो आप निकाल नहीं लेंगे कि A² = 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, पाइथागोरस। वैसे तो हमको याद ही है कि 6, 8 और क्या पेयर बनता है? 10। तो हमारा तो आंसर आ चुका है 10, लेकिन आपको जानना है तो यहाँ से सॉल्व करिए। A² 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100। तो A² बराबर 100, A बराबर 10। तो हमारा आंसर हो गया 10। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी आपको लगे कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट के तौर पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैथ्स बाय शिवम सर पर और कोई भी क्वेरी हो तो आपको आगे नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मैं सारे पेपरों को सॉल्व करा दूंगा, प्राइमरी एंड जूनियर जो भी हों। थैंक यू क्लास।